बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज प्रदेश प्रभारी मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। गौ तस्कर को लेकर एक्शन में प्रदेश सरकार। गौ तस्करों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। डीजीपी अशोक कुमार ने जारी किया आदेश। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किया 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। कहा, इस तरह के आयोजन से होगा खेल और खिलाड़ियों का विकास। खटीमा के सुरई वन रेंज में घास लेने गए व्यक्तियों पर बाघ ने किया हमला। एक व्यक्ति की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां एक्शन में धामी सरकार है। गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा और डीजीपी अशोक कुमार ने ये आदेश जारी किए हैं। बता दें कि 2022 में प्रदेश में 185 गौ तस्करी के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर के अब ये एक्शन सरकार का देखने को मिला है। गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट लागू होगा। डीजीपी अशोक कुमार ने ये आदेश जारी किए हैं। बता दें कि 2022 में प्रदेश में 185 गौ तस्करी के मामले सामने आए थे और इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है कि अब गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट गौ तस्करों पर लगेगा। डीजीपी अशोक कुमार ने यह आदेश दिए, जिससे कि गौ तस्करी में अब कमी आएगी। गो हत्या करके करते हैं, जो उनके खिलाफ हमारी सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को डीजीपी साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत हमारे कार्रवाई की जाएगी। जो गिरोह बना के अपना इस काम में इलीगल एक्टिविटी में जो सम्मिलित होते हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाई जाएगी। हाल में हमने डीजीपी साहब के निर्देश पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स को भेजे हुए हैं। उसे चलते जो भी ऐसे ही अनटुवर्ड इंसिडेंट है, कानून व्यवस्था में बाधा करने वाला, वो इंसिडेंट्स नहीं हो। उत्तराखंड में भी अब गौ तस्करों पर सख्त कार्रवाई करेगी उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड में जो अवैध परिवहन में और गौ तस्करी में गुट बनाकर काम करने वाले असामाजिक तत्व हैं, गुंडे लोग हैं, ऐसे बदमाशों के खिलाफ, गुंडे तत्वों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है और गैंगस्टर एक्ट के तहत अब इन सभी गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जब से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनी है, लगातार ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। चाहे उत्तराखंड की कैबिनेट में पहला फैसला यूसीसी लागू करने का हो, उसको मंजूरी दिलाने का हो, चाहे धर्मांतरण जैसे विषयों पर सख्त कानून बनाने का काम, इस पूरे देश में सबसे ज्यादा सख्त कानून अगर कहीं बना है धर्मांतरण पर, तो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, हम लगातार देख रहे हैं कि गौ तस्करी के कई मामले सामने आ रहे हैं और अब इस पर सरकार का सख्त रवैया भी देखने को मिला है। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले साल की अगर हम खास तौर पर बात करें तो कई मामले इस तरीके से देखने को मिले थे कि जहाँ पर गौ तस्करी के मामले सामने आ रहे थे। चाहे अगर हम मैदानी जिलों की अगर हम खास तौर पर बात करें, हरिद्वार हो, नगर हो, देहरादून हो, यहाँ पर तो ये मामले सामने आ ही रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड को पहाड़ी प्रदेश कहा जाता है और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र में भी पौड़ी जिला हो या फिर इसके अलावा तमाम पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी इस तरीके की घटना जो है सामने आ रही थी, जिसके बाद सरकार ने पूरी तरीके से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था और ऐसे में बाकायदा पुलिस को ये कहा था कि बड़ी कार्रवाई जो है इसमें की जाए, जो गौ तस्करी में जो है एक जगह संलिप्त पाए जाते हैं। और यही वजह है कि खुद उत्तराखंड के डीजीपी ने इस बात के आदेश जारी किए हैं कि अब जो भी गौ तस्करी में कोई भी अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है तमाम गैंगस्टर एक्ट पर जो है कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उनकी संपत्तियों को भी जब्त करने का काम जो है वो पुलिस के विभाग से की जाएगी। तो कह सकते हैं कि भारत सरकार का एक बड़ा फैसला है
जहां पहले हमने देखा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का फैसला लिया गया था, उसके बाद धर्मांतरण को एक सशक्त कानून बनाने का फैसला लिया था, और अब गौ तस्करों को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जो कार्रवाई होगी और साथ ही साथ उनकी जो संपत्ति है उसको जब्त करने का काम भी जो है सरकार की तरफ से किया जाएगा। आकाश, अभी तक कितने मामले सामने आए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, जिस तरीके से लगातार सरकार को इस बात के लेकर के मामले सामने आ रहे थे कि तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं संदिग्ध पाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो रिपोर्ट है वो भी चौंकाने वाली सामने आई थी। तकरीबन अगर हम बात करें तो पिछले साल की अगर खासतौर पे तो 185 मामले जो है गौ तस्करी के सामने आए थे, जिसमें सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई। और यही वजह है कि महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने पूरे मामले का संज्ञान इसलिए भी लिया क्योंकि मैदानी क्षेत्रों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी इस तरीके के सामने घटनाएं सामने आ रही थी कि जहाँ पर गौ तस्करी जो है की जा रही थी, और उसी को लेकर सरकार ने अब इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए तय किया है कि अब जिस तरीके से इस कार्रवाई जो है की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही जो संपत्ति है वो कुर्क करने का काम जो है सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से ये चिंताएं बढ़ा रहे थे, क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे थे, और उसी को लेकर कहीं सरकार गंभीर हुई और इस तरीके के फैसले जो है सरकार की तरफ से लिए गए हैं। जी बिल्कुल आकाश, कहीं ना कहीं इस फैसले से गौ तस्करी में कमी आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ में, और भी जानकारी आपसे लेंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर देहरादून से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होने वाली है। बता दें कि ऋषिकेश के रायवाला में 2 दिवसीय बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल होंगे। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पर मंथन होगा। बूथ मैनेजमेंट पर पार्टी का फोकस है। तो ये बैठक 2 दिवसीय होने वाली है बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की, जो कि ऋषिकेश के रायवाला में होगी। बता दें कि इसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उन पर इस बैठक में मंथन होगा, कार्य योजना बनेगी और बूथ मैनेजमेंट पर भी पार्टी का फोकस है। तो चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आकाश, बताइए कौन कौन इस बैठक में शामिल होंगे और किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि हाल ही में दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसके बाद अब प्रदेशों में जो कार्य समिति की बैठक है वो तय किया गया था कि वो बैठकें जो है प्रदेश में भी होंगी, और इसी को लेकर के आज और कल 2 दिन जो है ऋषिकेश के रायवाला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम जो कार्य समिति के जो लोग हैं उनको वो जो है इसमें मौजूद रहने वाले हैं। खुद जो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम है, सह प्रभारी रेखा वर्मा है, या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो, ये सभी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तकरीबन 12 बजे से जो ये बैठक है वो प्रारंभ होगी। आज प्रदेश पदाधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक होगी, और कल विशेष आमंत्रित तमाम जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं का मुख्य फोकस अगर हम खासतौर पर बात करें तो निकाय चुनाव है, क्योंकि उत्तराखंड में इस बार इस साल जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है निकाय चुनाव होने हैं। तो ऐसे में पार्टी का फोकस है कि 2024 का जो लक्ष्य है लोकसभा चुनाव का, उसकी तैयारी में पार्टी अभी से जुट चुकी है, और ऐसे में कह सकते हैं कि उस तैयारियों को जो एक लेसन टेस्ट है वो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव होगी कि पार्टी की पूरी परफॉर्मेंस है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी की कोशिश कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के है, और ये वजह से निकाय चुनावों के साथ साथ जो लोकसभा चुनाव है उसमें हैट्रिक लगाने की कोशिश बीजेपी की जाएगी, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और कोशिश होगी कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे उसमें भी जो है पार्टी 5 की 5 सीटें जीतकर जो है एक तरीके से जीत हासिल करे। इन तमाम पहलों पर मंथन किया जाएगा। बूथ मैनेजमेंट लगातार बीजेपी का फोकस रहा है, तो बूथ मैनेजमेंट को मजबूत किस तरीके से किया जाएगा। हाल ही में बीजेपी ने अपने चाहे मंडल अध्यक्ष की घोषणा की हो, प्रदेश की नए जिलों के अध्यक्ष की घोषणा की थी, जिसमें नए जिलों की टीम भी बनी है। तो ऐसे में तमाम जो नए कार्यकर्ता हैं उनको एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के साथ ही तमाम जो जिम्मेदारी है कि किस तरीके से पार्टी का फोकस आने वाले समय में निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर के है, इन तमाम चीजों पर जो है मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल आकाश, बूथ मैनेजमेंट पर भी पार्टी का फोकस है, और बूथ मैनेजमेंट के लिए क्या तैयारी पार्टी की ओर से की जा रही है और विपक्ष की इसमें क्या तैयारी है? देखिए, बूथ मैनेजमेंट पर लगातार बीजेपी का फोकस रहा है, और बीजेपी की कोशिश भी रही है कि बूथ अगर जीता तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है आसानी से जीता जा सकता है, और यही वजह है कि बीजेपी ने लगातार इस नारे को भी आगे बढ़ाया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और उसी को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी बीजेपी ने अपने मंडल अध्यक्ष की घोषणा की है, और जो है बीजेपी जिस तरीके से चाहे पन्ना प्रमुख हो या फिर उसके अलावा बूथों पर जो है टीम बनाने की बात हो, उसकी भी घोषणा जल्द की जाएगी। तो ऐसे में कोशिश है कि बूथ मैनेजमेंट को मजबूत किया जा सके, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए, अपने अपने बूथों पर जो है तमाम जो वोटर्स हैं उसको पार्टी की रीति नीति से किस तरह वाकिफ कराया जा सके,
केंद्र सरकार की उपलब्धियां हो, राज्य सरकार की उपलब्धियां उसे किस तरीके से बताया जाए और साथ ही साथ ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिनको कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो तमाम योजना है, प्रदेश सरकार की जो के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो ऐसे में उन लोगों से जो है संपर्क साधा जा सके। तो कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। उससे पहले उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं, तो दोनों ही चुनाव को लेकर के बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है और तमाम जो पहलू हैं उन पर एक तरह से चर्चा के साथ ही पार्टी की कोशिश है कि आने वाले समय में जो तमाम चुनाव है उसमें एक तरह से मजबूत भी हासिल कर सके। इस बैठक में आकाश क्या कार्य योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत पर चर्चा होगी और G20 में भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी की अगर हम खासतौर पर बात करें तो इस बार उत्तराखंड में मेजबानी मिली है G20 के 2 कार्यक्रमों की और ऐसे में सरकार की तरफ से भी लगातार तैयारियां की गई थी और ऐसे में कोशिश है कि एक बड़े गौरव की बात है कि जब जहां देश को G20 जैसे बड़े सम्मेलन की जिम्मेदारी मिली है, मेजबानी मिली है, उसके अलावा उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को अगर 2 कार्यक्रम मिलते हैं, तो बात है कि एक राज्य के लिए गौरव की बात होती है और ऐसे में बीजेपी की कोशिश भी है कि इसमें आम सहभागिता को किस तरीके से जो है दिखाया जाए, आम सहभागिता कैसे जिताई जा सकती है, इन तमाम चीजों पर भी फोकस किया जाएगा और ऐसे में जो तमाम कार्यक्रम होने हैं G20 जैसे हो या उसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत हो या फिर केंद्र सरकार के तमाम जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनमें किस तरीके से लोगों को जोड़ा जा सकता है, लोगों को उसके बारे में किस तरह जानकारी। जी बिल्कुल आकाश, चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भगवानपुर के जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा ने किसानों की समस्या को लेकर तहसील मुख्यालय पर बैठक आयोजित की। दरअसल बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन रोड ने जॉइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा था और समस्या के समाधान की मांग की थी। साथ ही समस्या का समाधान न होने पर तहसील मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बात कही थी, जिसके बाद एसडीएम ने किसानों की समस्या को लेकर बैठक बुलाई, जिसमें सभी ने अपनी अपनी समस्या से अवगत कराया और एसडीएम ने किसानों की समस्या का समाधान करने का सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। एक तो गन्ना परमिट को लेकर बात जो हमारे 17-18 का 17-18 का 19 का जो बकाया रुका है, वहाँ को जो 6 लाइन आई, इसमें जो ये दीवार खड़ी कर रहे दोनों साइड, तो किसान अगर उसमें खेत में जाएगा तो कैसे जाएगा? जब वहाँ 10 फुट की 8 फुट की दीवार खड़ी होगी, कट कहीं दे नहीं रहे ना सर्विस लाइन दे रहे, तो किसान के सामने समस्या आ रही। उसका खेत आधा तो इधर रहेगा, आधा इधर रहेगा, सड़क निकल गई बीचों बीच, तो वो किसान कैसे उस पर जाओ, उस अपने खेत को उधर से उधर सर्विस रोड हो, अंडरपास हो, तब जाकर इसकी कोई व्यवस्था हो। हमारा पैसा दिलवा दो और अपना ले लो। अगर नाले को तो ब्याज चल रहा है, हमारा मोड़ भी नहीं मिल रहा, तो इन सब मुद्दों को लेकर हमारी बात हुई। राज्य सरकार खुद जिम्मेदार होगी। अगर किसान आंदोलन करने के लिए अगर मजबूर करेंगे किसानों को, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार है, अधिकारी बात नहीं सुनता, गरीब आदमी की एडियां रगड़ रगड़ को परेशान है, लेकिन कोई भी अधिकारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी जमीन की पैमाइश करवानी हो, पटवारी आने को तैयार नहीं है। इतनी सारी समस्याएं हैं, तो मैं तो सरकार को भी ये चेताना चाहूंगा संगठन के माध्यम से कि जो ये अफसरशाही जो किसानों के ऊपर हावी हो रखी है, इन अफसरों को अपने ठीक कर लें, नहीं तो इनका नकेल डालने का काम भारतीय किसान यूनियन रोड उत्तराखंड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपावत में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर शिविर लगाया गया। इसी के लिए अंतर्गत जिलाधिकारी विकासखंड चंपावत के अति दुर्गम क्षेत्र में स्थित गांव कठौल पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक कर समस्याएं सुनी, जिसके बाद वे प्रसिद्ध बाबा ब्यानधुरा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर जिले की सुख शांति और विकास की कामना की। साथ ही उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए पटवारी भर्ती के बाद अब एई और जेई की परीक्षा की भी जांच करने के आदेश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि मामले में शिकायत आई थी, जिसके बाद जांच के आदेश भी दे दिए। सीएम धामी के अनुसार आगामी कैबिनेट में सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लाने जा रही है। सीएम ने यहां ये भी साफ किया कि हमारी कोशिश है कि एक बार पूरी सफाई हो जाए, जिसके बाद नकल करने और कराने वालों को सबक मिलेगा। भर्तियों में भी जहां भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने पहले से तय किया है कि इसकी एक बार पूरी सफाई होनी है, पूरी तरह से सफाई होनी है। और चाहे एई जेई का भी प्रकरण आया है, उसमें भी हमने जांच के आदेश दिए हैं। और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और जल्दी हम जो नकल विरोधी अध्यादेश है उसको भी लेकर आने वाले हैं और उस पर हम कठोर प्रावधान करने वाले हैं, जिसमें कि 10 साल तक की सज़ा होगी। कोई भी अभ्यर्थी जो उसमें शामिल होने वाला अगर उस में संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। और जो उसके सरगना होंगे या नकल करवाने वाले लोग होंगे, उनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 4% आरक्षण देने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए कार्मिक विभाग और न्याय विभाग की हरी झंडी मिल चुकी है। अब इसको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार प्रस्ताव लाएगी, जिसके बाद हरियाणा की तर्ज पर यहां भी खिलाड़ियों को 5400 ग्रेड पे वाली नौकरियों में नियुक्तियां दी जा सकेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में जो खेल कोटा बंद हुआ था उसको सरकार खोलने जा रही है। खिलाड़ियों के लिए भी हमने जो खेल कोटा बंद हो गया था, उस खेल कोटा को भी 4% का पुनः हमने प्रारंभ करने का संकल्प लिया है। देखिए, जिन भर्तियों में भी जहां भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने पहले से तय किया है कि इसकी एक बार पूरी सफाई होनी है। और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने पर भाजपा महिला मोर्चा समेत अलग अलग संगठनों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। दरअसल उत्तराखंड में साल 2013 में हाईकोर्ट ने पूर्व में लागू 30% महिला क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले में मजबूत पक्ष रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की लगी रोक हटाकर महिला आरक्षण को एक बार फिर हरी झंडी दे दी। वहीं सीएम धामी ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड गठन से लेकर अब तक महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है। ऐसे में 30% आरक्षण उन महिलाओं का हक है। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा, राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश की महिलाओं को लाभ मिलेगा। ये उत्तराखंड की बेटियों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। जो हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उनको नौकरी के क्षेत्र में भी 30% आरक्षण मिलने के बाद वो उत्तराखंड की प्रशासनिक सेवाओं में यहाँ उत्तराखंड की सेवा कर पाएंगी। और जो उनका ध्येय रहता है कि हम अच्छी पढ़ाई करके कुछ अच्छे स्थान पर बैठ के लोगों की सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे और देश की सेवा करेंगे, इसके लिए उनके ध्येय को समझते हुए, उसके मन को भांपते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे करके उनके भविष्य को और उज्जवल बनाया है। मातृशक्ति काफी कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और काफी संघर्ष उनके जीवन में है, क्योंकि अन्य स्थानों से हमारे यहाँ का जीवन मातृशक्ति के लिए बहुत कठिन जीवन है। इसलिए पहले से जो हमारा यहाँ पर आरक्षण चल रहा था, उस आरक्षण को
बीच में रोक लगी थी माननीय न्यायालय में और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। हम विधेयक लेकर आए और अभी 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। महामहिम गवर्नर साहब ने भी उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मैं राज्यपाल महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, अपनी मातृशक्ति को शुभकामनाएं देता हूं कि वो निश्चित रूप से पहले की भांति और ज़्यादा द्रुत गति से वो समाज के हर क्षेत्रों में आगे आएंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निजी कंपनी की ओर से राजस्व विभाग को उपलब्ध कराई गई 320 मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ किया। ये मोटरसाइकिलें राज्य के पर्वतीय जनपदों के लिए लाई गई थी। वहीं राजस्व विभाग के उप निरीक्षकों को आपदा कार्यों कानून व्यवस्था में सहयोग के लिए ये मोटरसाइकिलें दी जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कंपनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्व उप निरीक्षकों को इन मोटरसाइकिल की सुविधा मिलने से जन समस्याओं के निदान और विभिन्न कार्यों के लिए क्षेत्र में भ्रमण करने में सुविधा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य करने के लिए हर संभव सुविधाएं दिए जाने के प्रयास किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है, जहां 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के तीसरे सत्र आयोजित होने जा रहे हैं, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड की स्कीइंग टीम का चयन कर लिया गया है। टीम में कुल 33 एथलीट्स का चयन किया गया, जिसमें 8 एथलीट्स रिजर्व है। स्टेट अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप में पदक विजेताओं और बेहतर प्रदर्शन करने वाले एथलीटों का चयन बोर्डिंग टीम में किया गया है। तो 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के तीसरे सत्र आयोजित होने वाला है, और जिसमें प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड की स्कीइंग टीम का चयन कर लिया गया है। टीम में कुल 33 एथलीट्स हैं। उत्तराखंड में सिलेक्ट हुए एथलीटों की लिस्ट बनी है। टीम में कुल 33 एथलीट्स का चयन किया गया है, जिसमें 8 एथलीट रिजर्व है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।